क्या आपको या आपके परिवार में किसी को अस्थमा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कैसे आप एक परिवार में रहते हुए, एक जैसा खाना खाते हुए, एक जैसे आपके माता पिता हैं और आपका स्कूल भी सेम है, एनवायरनमेंट भी सेम है। एक बच्चे को एकदम से तकलीफ होती है, वो सांस नहीं ले पाता, रात को एकदम से नींद खुल जाती है और सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है, और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये आप खुद हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं। तो देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, सोचने की बात यह है। एक एडजस्ट कर पा रहा है और दूसरा बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहा। क्या अस्थमा का मतलब आपके फेफड़े कमजोर हैं? क्या इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है? या कुछ लोग इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है। तो आज वर्ल्ड एस्थमा डे के ऊपर इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कि इसके ऊपर साइंस का क्या कहना है और कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव दे पाऊंगा जिससे ना केवल आपके इस एस्थमा के अंदर बदलाव आएगा, आपकी सोच के अंदर भी बदलाव आएगा और आप अपनी इस बीमारी को अच्छी प्रकार से ठीक और नियंत्रित भी कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और स्वस्थ्यंस की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनके स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि उनको कम से कम दवाओं का सेवन करना पड़े, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वस्थ्यंस कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं एस्थमा है क्या। तो एस्थमा का मतलब आपके फेफड़े कमजोर नहीं है, सबसे पहले इस बात को समझ लें। एस्थमा का मतलब होता है कि जो आप ये सांस ले रहे हैं, जो आपके नाक के माध्यम से और आपकी सांस की नलकी के माध्यम से आपके फेफड़ों तक पहुंच रहा है। तो ये जो सारी ट्यूब के माध्यम से आपके फेफड़ों तक पहुंचता है, इस ट्यूबिंग के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एयरवे। तो आपके इस एयरवे के अंदर प्रॉब्लम है। आपका जो एयरवे है इसके अंदर सेंसिटिविटी है और इसके अंदर सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से जो आप सांस ले रहे हैं वो आपको खिंच खिंच के आता है, उसको आपको लेने में तकलीफ होती है और आपके फेफड़ों तक अच्छी प्रकार से ये सांस और ये हवा पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से और सारी समस्याएं होती हैं। तो इस सांस की नलकी आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाए, इसको आप एक बार देखिए अपनी रोड की तरह। तो जब भी हम रोड पर चलते हैं, तो जब वहां पर ट्रैफिक नहीं होता तो हम आराम से अच्छी स्पीड से वहां से निकल पाते हैं। लेकिन जब वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा व्हीकल्स होते हैं, तो वहां जाम लग जाता है। अब आपको वहां से निकलकर अपने गोल तक पहुंचने में समय ज्यादा लगता है। तो कुछ इसी प्रकार की समस्या आपकी इन हवा की नलकियों में हो रही है, जिसकी वजह से अब आपको सांस अच्छी प्रकार से नहीं आ पा रहा, और जो कंजेशन और जो वहां आपको बलगम बन रहा है, जो आपकी ये सांस की नलकियां सिकुड़ गई हैं, इसको अस्थमा कहा जाता है। आपके फेफड़े वीक नहीं है और हमारी सांस की नलकियों के अंदर जो चीजें और ये जो जाम पैदा कर रही है वो क्या चीजें कर रही है, इनको भी समझ लें। काफी लोगों के अंदर धूल की वजह से, कुछ जो हमारे घर के अंदर जानवर होते हैं उनकी हेयर्स की वजह से, आप जो कपड़े पहनते हैं और जो अपने बेड पे सो रहे हैं उन फाइबर्स की वजह से भी आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। इसके अलावा पॉल्यूशन से, कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ऐसी समस्याएं ज्यादा होती हैं, या ऐसे काम कर रहे हैं जहां पे धुआं बहुत ज्यादा है, डस्ट या धूल बहुत ज्यादा है, तो उनको भी ऐसी समस्याएं ज्यादा होती हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तनाव से, ये स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस हर किसी व्यक्ति को हर जगह से मिल सकता है और उसको वो कैसे परसीव करता है और उसके अंदर कैसे काम करता है, उससे ना केवल हमारी सांस की नलकी बल्कि पूरे स्वास्थ्य के ऊपर फर्क पड़ता है। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो उस वक्त आपकी सांस की नलकियों में लग जाता है ये जाम, जिसकी वजह से आपको ये अस्थमा का अटैक आता है।
और आपकी सांस की नलकियों में अब ये बलगम ज्यादा बनने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, हवा अच्छी प्रकार से फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती और आपको ये खिंच खिंच के सांस आता है। और जब ये समस्या बढ़ती है तो आपकी सांस की नलकियों में और ज्यादा सूजन आती है और इनकी जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर भी जकड़न हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे अब आपकी ये समस्या बढ़ती चली जाती है और आपको ज्यादा तकलीफ होती है। तो अगर इसका आगे अच्छे से ट्रीटमेंट ना किया जाए और उसका ध्यान ना रखा जाए तो ये आगे समस्या बढ़ सकती है और आपके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन का एक कारण बाद में जरूर बन सकती है। बल्कि यहां पर जो एक और चीज है वो ये है कि आपके जो सांस की नलकियां हैं ये ओवर सेंसिटिव हैं, ये हाइपर रिएक्टिव हैं, एकदम से इनमें तकलीफ हो जाती है। और इसीलिए एस्थमा एकदम से होता है जब भी आपका तनाव बढ़ता है, कोई ऐसी चीज आपने सुन ली, कोई चीज आपने ऐसी देखी जिसमें आपको डर लग रहा है, जहां आपके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो चले हैं, उस वक्त आपको ये एस्थमा का अटैक जरूर हुआ होगा। कभी आपका कोई एग्जाम होने वाला है उससे पहले जब आपको डर लग रहा है तो ऐसी समस्याएं हुई होंगी। तो हम समझते हैं क्यों एक व्यक्ति को ये दिक्कत होती है और दूसरे को नहीं होती, कृपया इसको भी समझें। एक ही परिवार में अगर एक बच्चा स्वस्थ है और दूसरे बच्चे को ये तकलीफ हो रही है तो यहां ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारे माता पिता से जो हमें जीन्स मिले हैं वो तो लगभग एक जैसे ही हैं, उनके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बल्कि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट भी, क्योंकि हम एक ही फैमिली में रह रहे हैं, एक जैसा खाना पीना खा रहे हैं, एक जैसी हमारी स्कूलिंग है, तो यहां पर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एनवायरनमेंट भी लगभग आपका एक जैसा है। लेकिन इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी चीज आती है वो ये है कि आपकी सोच कैसी है और आपके इमोशंस किस प्रकार के हैं। क्योंकि आपके इस एनवायरनमेंट में से जहां से ये सोच पैदा हो रही है और इमोशंस पैदा हो रही है, इसी की वजह से आपके शरीर में ये बदलाव पैदा होते हैं। और आप इन चीजों में कितना सेंसिटिव हैं उनका आपके शरीर पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए ज्यादातर ऐसे लोग जिनको अस्थमा जैसी शिकायत रहती है, उनको चमड़ी के ऊपर भी तकलीफ रहती है, उनको एलर्जी की और भी हिस्ट्रीज हैं, चाहे वो खाने पीने से हो, चाहे वो डस्ट से हो, चाहे दूसरी चीजें से हो, कि जब भी वो ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, ठंडे एनवायरनमेंट से गर्म में आए हैं, गर्म से ठंडे में गए हैं, या मौसम बदल रहा है, या खाना पीना चेंज हुआ है, इसके अलावा उनके दोस्त बदल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी उनको एकदम से ये प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको इस तनाव के अंदर ऐसे अस्थमा जैसे अटैक आते हैं। आजकल की काफी साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं बचपन में जो बच्चे ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं उनको एलर्जीज ज्यादा रहती हैं, या उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है किसी प्रकार का, चाहे छाती में हो रहा है या और जगह इन्फेक्शन भी हो रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी इम्यूनिटी कम है, या उनका कोई स्पेसिफिक ऐसा एक्सपोजर है जहां से उनको स्मोकिंग या किसी और प्रकार की डस्ट उनको ज्यादा मिल रही है। इसके अलावा बच्चे का जन्म कब हुआ है, कुछ बच्चे जो टाइम से पहले होते हैं उनके अंदर ऐसी चीजें होने की आशंका ज्यादा होती है। इसके साथ ही साथ आपके बच्चे की डिलीवरी कैसे हुई है, वो नॉर्मल डिलीवरी है तो उनके अंदर अस्थमा जैसी शिकायतें कम होती हैं। हालांकि जिन बच्चों का जन्म सिजेरियन से हुआ है उनके अंदर ऐसी समस्याएं होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो आप खाना पीना खा रहे हैं उसकी वजह से आपकी आंत में किस प्रकार का माइक्रोबायोम है, और आपको दूसरी ओर खाने पीने की चीजों से किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एस्थमा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तनाव सबके लिए है और तनाव सबको मिलता रहता है जीवन की हर किसी स्थिति के अंदर, लेकिन आपका शरीर तनाव को कैसे हैंडल करता है ये भी अपने आप में बताता है कि आपके शरीर के अंदर किस प्रकार के बदलाव आने वाले हैं। और लगातार तनाव से हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स के अंदर भी बदलाव आता है, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में भी बदलाव आता है, क्योंकि आपने पाया होगा जब भी आपको तनाव होता है तो आप छोटे छोटे सांस लेते हैं। नॉर्मली हम आराम से थोड़ा लंबा गहरा सांस लेते हैं, लेकिन तनाव होते ही वो सांस बड़ा छोटा हो जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन और दूसरी सूजन तनाव के अंदर ज्यादा बढ़ जाती हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आप अपने शरीर को फिट करने के लिए किस प्रकार के कार्य करते हैं। क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने शरीर के लिए काम करेंगे, आपकी जीवन शैली बढ़िया होगी, उतना अच्छा आपका शरीर होगा और आपके शरीर में तनाव से होने वाली चीजें नहीं होंगी। वहीं पर अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है और आपकी जीवन शैली बेहतर नहीं है,
तो उसके अंदर आपको ऐसी समस्याएं होने की आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। पांचवा, काफी लोगों के अंदर कुछ और प्रकार के ट्रिगर्स भी पाए गए हैं जिनकी वजह से उनको अस्थमा का अटैक आ जाता है। जैसे कि कोई स्पेसिफिक महक, उन्होंने किसी प्रकार का कोई ऐसा साबुन या कोई ऐसा परफ्यूम इस्तेमाल किया जिसके अंदर महक कोई अलग प्रकार की थी, तो काफी लोगों में ये अस्थमा के अटैक को प्रेसिपिटेट कर देता है। इसके अलावा आप जहां जा रहे हैं वहां किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, और वहां के जो फल फूल या पक्षी हैं उनकी वजह से जो उनकी एयर के अंदर ऐसे डस्ट पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, उनसे आपका शरीर किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है, कुछ लोगों के अंदर ये भी ट्रिगर कर देता है और आपको तकलीफ हो जाता है। और ये ट्रिगर्स हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग हैं, तो कृपया आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी तकलीफें हैं तो कृपया आप देखें, सोचें, समझें कि आपको कब कब ये अस्थमा वाली जो शिकायत हुई है उससे एक दो दिन पहले या इमिडिएटली पहले आप क्या कर रहे थे, क्या आपने ऐसी चीज करी, सुनी, देखी, समझी, खाई जिसकी वजह से आपको वो अस्थमा हुआ। जब आप इतने सचेत हो जाएंगे तो आप इन चीजों को पकड़ने लगेंगे और आपको एक पैटर्न भी यहां पर दिखेगा। तो चलिए बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। काफी लोगों का यह भी सोचना है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनके अंदर अस्थमा की शिकायत ज्यादा होती है। हालांकि ये फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ये देखें, जो ये अस्थमा वाली शिकायत है ये उन लोगों में ज्यादा होती है जिनके अंदर इम्यूनिटी हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है। कहने का मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़िया है, बल्कि वो ऐसी चीजों के लिए भी आपकी इम्यूनिटी को प्रोजेक्ट करती है, आपके इम्यूनिटी का इस्तेमाल करके रिएक्ट करती है जिनके लिए उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो आपकी इम्यूनिटी हाइपर रिस्पॉन्सिव है, इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। आपकी इम्यूनिटी कम नहीं है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। तो ये समझने की बात है, आपका शरीर प्रोएक्टिव होके छोटी मोटी चीजों पे ही ऐसा रिएक्ट करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज से ये कहना बंद करें और सोचना बंद करें कि मेरी इम्यूनिटी कम है, आपकी इम्यूनिटी बढ़िया है। बल्कि अगर आप अपने शरीर को ऐसी अफर्मेशन कहेंगे कि मेरी इम्यूनिटी बढ़िया है और वो संतुलित है और अब वो आराम से सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करती है, तो इससे भी आपको फायदा होगा। क्योंकि आपके अंदर जो ये विचारधारा बनी हुई है कि मेरे शरीर की इम्यूनिटी ठीक नहीं है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और हमारे विचारों से, हमारे जीवन में और हमारे बिलीफ सिस्टम से हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही ज्यादा और गहन फर्क पड़ता है। इसलिए आजकल की जो मॉडर्न और इंटीग्रेटेड साइंस है वो माइंड बॉडी कनेक्शन की बात करती है, और यहां पर ये माइंड बॉडी कनेक्शन उजागर भी होता है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा हमारा शरीर हो जाता है। तो आज से आप ये सोच बनाएं कि मेरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़िया है और मैं उसे संतुलित रखता हूं, और उसको संतुलित रखने के लिए मैं अपनी जीवन शैली के अंदर सुधार भी कर रहा हूं, जिससे कि मेरे शरीर का संपूर्ण स्वास्थ्य और ये अस्थमा भी बेहतर हो रहा है और मुझे इस प्रकार के एस्थमेटिक अटैक सब नहीं होते। तो चलिए अब समझते हैं कि तनाव एकदम से आपके शरीर के अंदर ये अस्थमा को क्यों बढ़ा देता है। तो सबसे पहले तनाव को समझते हैं। तनाव के अंदर हमारे शरीर में होता क्या है, कृपया पहले इसको समझ लें। जैसे ही हम तनाव में होते हैं हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हमारा बीपी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब क्या होता है कि हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, हमारी सोच है वो हाइपर रिएक्टिव हो जाती है, बहुत ज्यादा चीजें सोचने लग जाती हैं। इसके अलावा आप सांस छोटा लेते हैं और जल्दी जल्दी लेते हैं। अगर एक इंसान की बात करें तो जब वो आराम से बैठा होता है तो 1 मिनट के अंदर 15 से 18 सांस लेता है, लेकिन जब आपको ये तनाव होता है तो आपकी ये स्पीड बढ़कर 25 से पार, कुछ लोगों की 40 से पार भी हो जाती है और वो हांफने लगते हैं। तो ये सिंपली तनाव ही आपको हांफने के लिए मजबूर कर देता है, आप इस चीज को समझें। और ऐसा होता इसलिए है कि तनाव के अंदर हम डायफ्राम से सांस लेना ही भूल जाते हैं, हम सिर्फ अपनी छाती की मांसपेशियों का ही इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को बहुत कम ऑक्सीजन मिलती है और बहुत कम ये हवा पहुंच पाती है। और ये अपने आप में एक ऐसा लूप बन जाता है जिसके अंदर अब आपके शरीर की रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है,
लेकिन स्थिति की वजह से आप उसको दे कम पा रहे हैं, तो ये आपके शरीर की इसके अंदर भूख और हंगर बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से एकदम से आपको ये एस्थमेटिक अटैक आता है और आप सांस ही नहीं ले पाते और आपकी सांस इतनी छोटी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तनाव आपके अंदर क्या करता है, अब ये बात अच्छे से समझ पाए होंगे। और जब भी ऐसी दिक्कत होती है, सब आपको ये कहते होंगे, आराम से सांस ले, शांत हो जा, शांत हो जा, आराम से सांस ले, ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जैसे ही आप एकदम से वो अपना इनहेलर लेते हैं या आप नेबुलाइज करते हैं अपने आप को, तो आपकी ये सांस की नलकी की जकड़न कम होती है और आपको सांस अच्छी प्रकार से वापस आ भी पाता है। तो अपने आप में ये प्रमाणित करता है, देखिए, लंबा गहरा सांस लेना फायदेमंद है। या किसी भी तनाव की स्थिति में वो हांफने से और इस प्रकार से सांस लेंगे, तो आपका अस्थमा का अटैक आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो कृपया सचेत हो, जब आपको ऐसा लग रहा है किसी भी स्थिति में, शुरुआत में ही आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी है और जब आपको वहीं से पता लगने लगा है कि अब मेरे अंदर बदलाव शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले तो बैठे और लंबे गहरे सांस लेने शुरू करें। और जब आगे से आप इस प्रकार से करेंगे, तो आप पाएंगे कि इस बार आप ठीक रहे और आपको वो एस्थमेटिक अटैक आया ही नहीं और आपको उस इनहेलर की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो कृपया सचेत रहें और इसको भी इस बार इस्तेमाल जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जीवन शैली में हमें ऐसे क्या बदलाव करने हैं जिसकी वजह से हमारे अस्थमा की इस कंडीशन के अंदर हमें फायदा हो और इसकी जो वर्सनिंग हो जाती है या आपको अटैक्स आते हैं वो कम से कम हो या ना के बराबर हो जाएं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है। तो सबसे पहले तो आपको अपने शरीर को डेली वर्जिश करानी चाहिए, कम से कम 30 मिनट आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। और काफी लोगों को एक्सरसाइज से भी एस्थमेटिक अटैक आता है। तो क्या करना है, धीरे धीरे आदत बनानी है। अभी चलना फिरना शुरू कीजिए, 30 मिनट चल के आइए, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाइए। ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। आप एकदम से ही कल रनिंग करेंगे तो आपको एस्थमेटिक अटैक आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे आज घूम रहे हैं, आज आपने 500 मीटर घूमा, फिर 700 मीटर घूमा अगले दिन, उसके बाद आपने 900 मीटर घूमा। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं एक्सरसाइज की, जितना आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जब इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो आपको फायदा होगा। तो ये अपने आप में बताता है कि आपको इस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है और आप अपने शरीर को इतना सक्षम बनाएं कि अब वो और बेहतर हो गया है और इन बदलावों को भी वो एडजस्ट कर सकता है। दूसरा, कृपया नाक से सांस लें, आराम से नाक से सांस लेना ही आपके लिए सबसे बेहतर है। काफी लोगों को जब ऐसी तकलीफ होती है तो वो नाक से सांस ना लेकर मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं, जो कि ऐसी समस्याओं को बढ़ाता है। हमारा नाक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सांस लेने के लिए। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक के माध्यम से जब वो सांस हमारे फेफड़े में पहुंचता है, तो हमें ज्यादा बेहतर हवा मिलती है, जिसके अंदर ना के बराबर इन्फेक्शन है, जो अच्छी प्रकार से ह्यूमिडिफाई हो गई और जिसका तापमान भी हमारे शरीर जितना हो गया। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो यहां से बड़े पार्टिकल सीधा हमारे सांस की नलकी में और हमारे फेफड़े में भी पहुंचते हैं, उसके टेम्परेचर के अंदर भी इतना बदलाव नहीं आ पाता और वो हमें सीधा नुकसान पहुंचाता है। तो आपको नाक से सांस लेने की आदत बनानी है। तो इसलिए जब आप प्राणायाम करते हैं, स्पेशली अनुलोम विलोम प्राणायाम अच्छी प्रकार से करते हैं, तो आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके ना केवल अपनी लंग कैपेसिटी को ठीक कर रहे हैं, बल्कि अपनी सांस की इस नलकी को भी बेहतर कर रहे हैं और अपने नेजल एयरवेज को भी बढ़िया कर रहे हैं। तो कृपया प्राणायाम करने की आदत डालें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो अपना वजन घटाएं, क्योंकि जितना वजन ज्यादा होता है उसमें तकलीफ ये होती है कि हम अच्छी प्रकार से सांस नहीं ले पाते। और काफी लोग जब सोते हैं तो वो बड़े खर्राटे लेते हैं, जो अपने आप में बता रहा है कि आपकी सांस की नलकी में ये रुकावट है और आप सांस अच्छी प्रकार से नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन आपकी अंग कोशिकाओं को नहीं पहुंच पा रहा। इसी कारण जब आप दिन में उठते हैं तो दिन में भी आपको नींद आती रहती है और आपको ये आलस आता रहता है।
काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि जो लोग 5 से 10% भी अपना वेट लॉस करते हैं तो उनकी इन्फ्लेमेशन काफी कम हो जाती हैं, क्योंकि फैट अपने आप में एक ऐसी चीज है जहां पे टॉक्सिन स्टोर भी होते हैं। तो जितना आपका वेट ऑप्टिमल रहेगा उतना आप इन बीमारियों से दूर भी चले जाएंगे। चौथा, आपको अपने खाने में एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर और आपकी सांस की नलकी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो जल्दी ठीक हो जाए और बेहतर हो जाए और आगे बार बार हो भी ना। तो आपको अच्छी प्रकार से फल सब्जियों का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर करना चाहिए। आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जो कि नेचुरल हैं और आपका खाना मिनिमली प्रोसेस्ड है। आप जितनी अच्छी प्रकार से बढ़िया प्रकार का प्रोटीन खाएंगे, स्पेशली प्लांट प्रोटीन, वो आपके लिए फायदेमंद है। अच्छी प्रकार से स्प्राउट्स खाएं, नट्स खाएं और खाने को अच्छी प्रकार से लें, समय अनुसार, बार बार ना खाएं। और अपने खाने से कुछ स्पेसिफिक चीजें निकालें भी जो आपको नुकसान कर रही हैं, जैसे कि जो आप लगातार स्नैक्स खाते हैं, बाहर के पैक्ड आइटम्स खाते हैं, बहुत ज्यादा चीनी खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, तलावा खा रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी को भी कम कर रही हैं और आपके शरीर के अंदर ये इन्फ्लेमेशन और सूजन को भी बढ़ा रही हैं। तो कृपया इनको अपने खाने से निकालें और जो ऐसा खाना है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है उसको अपनाएंगे तो आप जल्द ही अपने अंदर भी ये बदलाव देख पाएंगे। पांचवा काम जो करना है वो ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कितना बेहतर रख सकते हैं उसके ऊपर आपको काम करना है। अपनी बेड शीट्स, अपने कपड़ों को अच्छी तरीके से साफ करके पहने और अपने कमरे का भी अच्छे से ध्यान रखें, उसके अंदर अच्छी प्रकार से सनलाइट भी आए और आप खुद भी अच्छी प्रकार से सनलाइट में जाएं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़िया हो, आपको विटामिन डी अच्छी प्रकार से मिले और आपके कमरे के अंदर भी ये ऑटोमेटिक डिसइंफेक्शन हो जाए, जिससे कि आपको इस प्रकार की समस्याएं ना हो। छठा काम आपको करना है कि अच्छी प्रकार से नींद लें, नींद के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि नींद अपने आप में एक ऐसी चीज है जिससे हमारे शरीर के अंदर हीलिंग बढ़ती है, रीजनरेशन होता है और जहां पर भी समस्या है वो अंग कोशिकाएं और बेहतर होती हैं, स्वस्थ होती हैं। तो अगर आप नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप अपनी बीमारियां सीधा सीधा बढ़ा रहे हैं। तो आप देखें कि आप कितने घंटे सो रहे हैं। 7 से 9 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति के लिए थोड़ी सी वेरिएट कर सकती है। कुछ लोगों को 7 घंटे में तृप्ति आती है, कुछ लोगों को 9 घंटे में भी ऐसा हो सकता है। तो ये आपको धीरे धीरे देखना है कि आपकी सेहत के लिए वो स्वीट स्पॉट क्या है, 7 घंटे, 7.5 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, ये आपको खुद नींद लेकर ही पता लग पाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, नींद को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, इसको प्रायोरिटी पर रखें अगर आपको स्वस्थ और बीमारी रहित शरीर चाहिए तो। और अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सातवीं चीज आपको करनी है वो ये है, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। जब तक आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो जैसे ही स्ट्रेस आएगा आपको ये तकलीफ हो जाएगी। तो कृपया जर्नलिंग करें, आप देखें कैसे कब कब आपको ऐसी दिक्कतें हुई हैं, उस वक्त कौन सा तनाव आया, किसने आपको तकलीफ पैदा की, वो खाने में था, वो मानसिक तनाव था, वो किसी ने डांटा, आपको कोई डर लग रहा था, आपने कुछ ऐसा खाया पिया, देखिए उसको ढूंढिए, ट्रैक कीजिए, अपना रिकॉर्ड रखिए। इसके अलावा आप ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करें अपने तनाव को नियंत्रित करने के लिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया। इसके अलावा और चीजें जो आपके स्ट्रेस को कम कर सकती हैं वो है कि आप नेचर में जाएं, जहां भी आपके पास एनवायरनमेंट है, खुला है, वहां घूम फिर कर आएं, अपने मूड को बढ़िया रखें। मेडिटेशन का इस्तेमाल करें, रोज रेगुलर मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करें और अपने लंग कैपेसिटी और एयरवे कैपेसिटी को अच्छा करें। इसके अलावा अच्छे से फैमिली के साथ प्रेयर भी करें, घूमने भी जाएं, जिससे आप भी स्वस्थ रहें और पूरा परिवार भी स्वस्थ रहे। तो अब बात करते हैं इनहेलर्स की। क्या इनहेलर्स बहुत जरूरी हैं अस्थमा के लिए? तो आप खुद बताएं, जब भी आपको ऐसी कोई तकलीफ होती है तो जब आप इनहेलर लेती हैं आपको आराम पड़ता है? पड़ता है ना? तो इनहेलर बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनहेलर सदा के लिए नहीं है। वो सदा के लिए तब है जब आपको जो एक काम मैंने आपको बताया अभी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर आप ये करेंगे नहीं तो आपको हर बार इनहेलर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब जरूरत है उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने शरीर को इस तरीके से बनाएं, उसके अंदर जो कमियां हैं उनको ठीक करें, अपने खाने पीने के अंदर बदलाव करें, अपनी दिनचर्या के अंदर बदलाव करें, जिससे कि आप इनहेलर से दूर रह भी पाए और आपको कम से कम इनहेलर की जरूरत पड़े।
मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं। 5 साल पहले जब तक मैं लाइफस्टाइल के ऊपर अच्छे से काम नहीं करता, एक डॉक्टर होने के बावजूद जब भी मौसम बदलता था तो मेरे को भी तकलीफ होती थी और मुझको भी एस्थमेटिक अटैक्स होते थे, और उसके लिए मुझे इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ता था। और मैं हर बार इनका इस्तेमाल करता था और ठीक हो जाता था। लेकिन जब से मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, मैंने अपने वजन को नियंत्रित किया है, और मैं अब इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अपने ऊपर इस्तेमाल कर, और अब स्वास्थ्य कम्युनिटी में इतने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ना केवल मैं, काफी लोग अपने इस इनहेलर को छोड़ चुके हैं। पिछले 5 साल में मैंने मुश्किल से एक दो बार कभी इनहेलर का, वो भी एक आधी बार ही इस्तेमाल किया होगा। तो इन जीवन शैली के बदलाव में इतना ज्यादा आपको फायदा हो सकता है जिसको कभी आप सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप इनको करेंगे तभी आपको फायदा होगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर तो आपको इन दवाइयों का और इनहेलर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको सांस ही नहीं आएगा। तो कृपया समझें, अपनी सोच को बदलें, इनका इस्तेमाल करें, अपने शरीर को ऐसा बनाएं धीरे धीरे ट्रेनिंग करके कि बाद में आपको इनके इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े। तो अंत में आप सबको जिनको अस्थमा की शिकायत रहती है, कृपया आप समझें, आपको तकलीफ है, लेकिन इस पर जीवन शैली पे काम करने से आपको फायदा हो सकता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपके ये लंग्स और आपके ये एयरवेज जो आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, इनके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है जिनको आप ठीक नहीं कर सकते। और जिन लोगों को ये बचपन से भी है, उनसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। आप ये देखें, जब आप पैदा हुए थे आपको तकलीफ थी। आप में से ज्यादातर बच्चों को ये तकलीफ जब शुरू हुई होगी जब आप 2-3 साल के हो गए। पहले शुरुआती जो 3 साल थे उसमें आपको दिक्कत नहीं हुई, या बहुत कम थी, या ना के बराबर थी। इसका मतलब ये अपने आप में बताता है आपके पैदा होने के कुछ समय तक आपको तकलीफें नहीं थी। बाद में जिस तरीके से आपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट किया है, उससे आपको बाद में धीरे धीरे ये हुई हैं। तो इससे ये भी चीज क्लियर हो जाती है, जब हम अब समझदार बन के ऐसे काम करेंगे जिससे हम इससे दूर जा सकते हैं, तो जैसे मेरी और लोगों की समस्या ठीक हो गई, आपकी भी ठीक हो सकती है। तो इसलिए समझदार बने, देखें कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से आपको ये एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं, कैसे आप अपने इन ट्रिगर्स को हटा सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, और फिर इनके लिए कार्य कर सकते हैं कि आपको ये तकलीफ ना हो। अपने शरीर को कैसे और स्वस्थ बना सकते हैं, अपने दिमाग को और अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं। तो जब आप इन सारी चीजों पे काम करेंगे तो अब आप इसको ठीक कर पाएंगे। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको समझ पाए हो, तो कृपया इसे भी किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर भेजें जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इसको समझ ही नहीं पा रहा है। इस वर्ल्ड एस्थमा डे पे मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सब तक पहुंचे और लोग अपनी जिम्मेवारी लेना शुरू करें, अपने ऊपर काम करना शुरू करें, जिससे उनको ये एस्थमा जैसी शिकायत ना हो। और इसके अलावा ध्यान रखें, आपके घर परिवार में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उससे आप कैसे बात करते हैं। क्या आप उसको कोई तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं? क्या आप उसको कई बार ऐसा तो नहीं बोल देते, तेरे को बड़ी समस्या रहती है, तेरे को ये दिक्कतें पता नहीं क्यों हो जाती हैं, घूमने आते हैं तो ही ऐसा क्यों होता है? कृपया ऐसे कटाक्ष से भी बचें। इनसे उनकी इम्यूनिटी के ऊपर, इनसे उनके मन के ऊपर, इनसे उनकी इस अस्थमा की समस्या में बहुत प्रॉब्लम बढ़ती है, उनकी समस्या बढ़ती है। तो कृपया सचेत हो ऐसे व्यक्तियों से बात करने में, क्योंकि जिनको ऐसी दिक्कतें होती हैं वो काफी सेंसिटिव लोग होते हैं। तो सोच समझकर बात करें, ऐसी चीजों से बचें जो उनको नुकसान कर सकती हैं, उनकी भावनाओं को बढ़ा सकती हैं, जिनकी वजह से भी उनको एस्थमेटिक अटैक हो सकता है। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करें हेल्दी एयरवेज अपनी स्वस्थ सांस की नलकी के लिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।
जिससे कि आगे भी आपको इस प्रकार की बढ़िया वीडियोस मिलती रहे, जिसमें आपको अच्छी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके और जो सच है उसका पता लग पाए और आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर कर पाए। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।